वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा आप सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने शिक्षा शास्त्र लिया है और बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं, यानी एजुकेशन का जिनका पेपर लगा हुआ है, पेपर होने वाला है। मतलब कि आप सेकंड सेमेस्टर में हो, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में आप हैं और शिक्षा शास्त्र आप मतलब कि आप विषय वस्तु के रूप में ले रखे हैं, पढ़ना है आपको शिक्षा शास्त्र एजुकेशन। तो उसके प्रश्न पत्र में किस प्रकार से आपके प्रश्न आने वाले हैं उन पर आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे और बड़े ही आसानी के साथ हम पूरे के पूरे पेपर में जो प्रश्न आने वाले हैं उन सभी के उत्तर को कैसे लिखना है, इन समस्त चीज़ों को बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे और बड़ी विधिवत जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आप लोग चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर आपके समक्ष अवेलेबल है, आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा उसको। इसके अलावा चैप्टर 1 की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वो लाइव क्लास हुई थी, आप लोगों ने उसको भी देखा होगा। और ये अब जो है आपकी लिखित मॉडल पेपर की क्लास होने जा रही, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल है, यानी कि बहुत सारे छात्र छात्रों की डिमांड पर यह क्लास आ रही है। आप लोगों के लगातार कमेंट्स और व्हाट्सएप पर एसएमएस आने से इस क्लास को एक प्रकार से आप लोगों के समक्ष लाया गया है। और अब हम चर्चा करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 8 लघु उत्तरीय प्रश्न और अगर समय बचता है तो 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर भी चर्चा करने का प्रयास। लेकिन समय मेरे ख्याल से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बताते बताते ही लगभग आप देखते हैं कि 40 मिनट बीत जाता है 10 प्रश्नों के उत्तर को अति लघु उत्तरीय बताते बताते। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को भी बताना रहता है। और इसी के अलावा आप और भी देखते होंगे, जैसे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अगर बताने लगेंगे तो आपको आधी चीज़ें समझ में आएंगी, आधी चीज़ें उड़ जाएंगी, तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं। तो वो चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें सारी चीज़ें समझ लेंगे हम। ठीक है, चलें। तो सेकंड सेमेस्टर के बारे में मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने इसमें समाहित किया है जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले होते हैं। ओके, चले पहला प्रश्न देखिए, मतलब कि देखें, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार फिर से। बीए प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र, भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास और चुनौतियाँ जो उसमें आई उसके विकास में, इस भारतीय शिक्षा प्रणाली में उन सभी के बारे में, यानी किस प्रकार से विकास हुआ और विकास में जो बाधाएं आई, जो चुनौतियां हुई हैं विकास के क्रम में, उनके बारे में हमको समझना है। अंग्रेजी में बोले तो डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये आपके पेपर का नाम है और यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, चले बड़े ही गंभीरता के साथ हम पढ़ेंगे, ज़्यादा हड़बड़ाने की भड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम थोड़ा सा आज तबीयत भी मेरी थोड़ी सी डाउन हो चुकी थी, चूँकि तो उसके लिए आपकी थोड़ा सा आप मान के चलिए कि थोड़ा सा जो वो होता था उत्साह जिसको कहते हैं, वो शायद इस वीडियो के माध्यम से मैं ना दे पाऊँ आपको, लेकिन फिर भी अपने तरफ से मैं 100% देने का प्रयास करता हूँ। बस आप लोगों से ही विनम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अपना अगर 1 डेढ़ घंटा आज हमको आप देंगे, 1 घंटा समय देंगे, तो हम आपको उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अपना कीमती वक्त निकाल करके हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों के अंक अच्छे आएँ और आप लोग आगे बढ़ सको। ओके, चलें। पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। पहले प्रश्न की बात की जाए तो आपके पेपर में खंड आ, बा और सा 3 खंडों में पेपर बटा हुआ होता है। आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। जो खंड आ के प्रश्न होते हैं उनका आप देखिएगा कि सभी प्रश्न करने होते हैं, यानी कि एक प्रश्न दिया होता है, उसके 10 खंड होते हैं, उन 10 के खंडों के उत्तर को लिखना होता है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं होता है। एक प्रश्न का उत्तर आपको इसमें 50 शब्दों में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। जैसे कि देखें, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 1 नंबर, ये दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इस प्रकार से 10 प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ेगा एग्जाम पेपर में आपको। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं अलग अलग प्रकार से पेपर पैटर्न सेट करती हैं। तो हालांकि पैटर्न चाहे जैसा सेट करें, लेकिन सबसे एक प्रकार से बात की जाए तो जो एवरेज रहा है वो यही मॉडल पेपर है जो कि मैं करवा रहा हूं, ताकि ये अधिकतर विश्वविद्यालय देखेंगे आप, लगभग 4-5 विश्वविद्यालय मेरे जान से ऐसे हैं जो कि ऐसी ही परीक्षा करवाते हैं। इसी प्रकार से बाकी विश्वविद्यालय के भी हमारे समकक्षी इसी समकक्ष पेपर होता है। किसी में 8 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ ले जाते हैं, उनमें से 5 करने होते हैं, दीर्घ उत्तरीय 2 करने होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, बस केवल किसी किसी यूनिवर्सिटी में लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय करना होता है, किसी किसी में केवल दीर्घ उत्तरीय ही प्रश्न करना होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं अलग अलग हिसाब से अपना मापदंड, अपना नियम और अपनी एक प्रकार से जो मापवलियाँ होती हैं उनके अनुसार जो है वो लोग करते हैं। ठीक है, चले तो 50 शब्दों में हमको इन प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिखना, आइए हम समझते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, वैदिक काल की शिक्षा संस्थाओं के नाम लिखिए।
अच्छा, मैं यहाँ पर आपको वर्ड की क्राइटेरिया फिक्स करके एकदम से नहीं बताऊँगा, मैं यहाँ पर बताऊँगा ताकि आपको उनमें से जो भी चीज़ें याद रह जाएँगी आप इनमें लिख दीजिएगा। लगभग आधा पेज होता है आपका 50 शब्द, तो आधे पेज में आप जो इच्छा यानी जितनी बातें मैं बताऊँ उनमें से अगर आपके दिमाग में 40-35% बातें भी आपके दिमाग में रह जाती हैं तो वही लिख दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। तो आइए हम समझते हैं कि शिक्षा संस्थाएं क्या। अच्छा, वैदिक काल की बात कर रहा हूँ और चैप्टर 1 देखिएगा तो उसमें हमने वैदिक काल के जो ये चीज़ें हैं इनके बारे में बताया है। वैदिक काल की बात की है, वैदिक काल में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे यानी कि जो शिक्षा की संस्थाएं थीं वो कई प्रकार की हुआ करती थी। तो कितनी प्रकार की थी भैया? लगभग और लगभग आप देखेंगे कई प्रकार की। अब उनमें अब ये कहना मुश्किल है कि कितनी प्रकार थी एग्जैक्ट थी, लेकिन तमाम प्रकार के शिक्षा केंद्रों के नाम हमारे समक्ष आते हैं। जैसे कि मैं अगर बताना चाहूँ तो आप लिख लीजिएगा, टोल हो गया, चरण हो गया, घटिका हो गया, परिषद, गुरुकुल, विद्यापीठ, विशिष्ट विद्यालय हुआ करते थे, कुछ मंदिर महाविद्यालय थे, कुछ ब्राह्मणीय महाविद्यालय थे, कुछ विश्वविद्यालय थे। तो इस प्रकार से ये शिक्षण संस्थाएं थी जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। बात की जाए अगर टोल की, यहीं पर समझ लीजिए टोल। अच्छा, ये मैं अब यहाँ पर आपको अगर बताऊँगा तो आप लोग चैप्टर 1 वाली वीडियो नहीं देखोगे, एक बार चैप्टर 1 वाली वीडियोज़ आप देख लीजिएगा। उसमें टोल के बारे में, चरण के बारे में, घटिका के बारे में, परिषद के बारे में, सभी के बारे में बताया है। हालांकि चले कुछ लोग कहेंगे कि सर जी अपने वीडियो को दिखाने के लिए हमको ऐसा कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी की बढ़ोतरी के लिए ऐसा बोल रहा था, लेकिन चले मैं आपको बता ही दे रहा हूँ वैदिक काल की जो शिक्षा संस्थाएं हैं वो क्या क्या। जैसे कि जो टोल होती थी, टोल की बात की जाए तो इसमें संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी और एक टोल में एक शिक्षक जो होता था ये पढ़ाता था। बात की जाए चरण की, तो चरण जो होता था, चरण में आप देखेंगे ये वैदिक विद्यापीठ हुआ करते थे। इसमें जो है वेद के एक अंग की शिक्षा दी जाती थी, तो ये चरण होता था। इसके बाद में एक है परिषद। परिषद की बात की जाए, सॉरी घटिका, तो मैंने क्या बता दिया आपको? टोल बता दिया, चरण बता दिया। घटिका की बात की तो घटिका में आप देखेंगे धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी और एक घटिका में एक से अधिक शिक्षक रहते थे। ओके, यानी टीचर 2-3 टीचर होते थे घटिका में। परिषद एक होता था। परिषद की अगर बात करें मेरे भैया तो परिषद जो होती थी इसमें जो है तमाम प्रकार के विषयों की शिक्षा दी जाती थी, यानी विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। एक परिषद में लगभग और लगभग 10 से अधिक शिक्षक हुआ करते थे। शिक्षक माने अध्यापक यानी टीचर, ठीक है। तो ये होता था परिषद। गुरुकुल तो आप सभी को पता ही होगा। गुरुकुल में आप देखिएगा, इसमें गुरुकुल में वेदों का अध्ययन करवाया जाता था, साहित्य का अध्ययन, धर्मशास्त्र, इन सभी की शिक्षा दी जाती थी। और एक गुरुकुल में केवल एक ही टीचर होता था, एक ही शिक्षक होता था, वही तमाम प्रकार के शिष्यों को शिक्षा देता था हर मामले में, ठीक है। अगला जो आपका होता है वो उसका नाम है विद्यापीठ। विद्यापीठ जो है आपकी बात कीजिए विद्यापीठ की, तो विद्यापीठ में आप देखिएगा तो व्याकरण और तर्कशास्त्र की वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी और एक विद्यापीठ में अनेक शिक्षक हो जाते थे। ओके, इसके अलावा आपका विशिष्ट विद्यालय था। विशिष्ट विद्यालय में आप देखिएगा तो एक ही विषय की शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि वैदिक विद्यालयों में वेदों की और विद्यालयों में यज्ञ की और यज्ञ की, हवन की, इन सभी की शिक्षा दी जाती थी। और एक विशिष्ट विद्यालय में एक ही शिक्षक हुआ करते थे जो कि शिक्षाएं सब देते थे। इसके अलावा मंदिर महाविद्यालय एक होता था। मंदिर महाविद्यालय में आप देखिएगा तो धर्म, दर्शन, वेद और व्याकरण, इन सभी की शिक्षा दी जाती थी। और एक मंदिर महाविद्यालय में आप देखिएगा तो अनेक शिक्षक होते थे जो कि अपने अपने विषय को, यानी कोई वेद पढ़ा रहा है, कोई दर्शन पढ़ा रहा है, कोई धर्म पढ़ा रहा है, कोई व्याकरण बता रहा है। तो इस प्रकार से मंदिर महाविद्यालय होता था। इसके बाद में आता है आपका ब्राह्मणीय महाविद्यालय। ब्राह्मणीय महाविद्यालय जो होता था ये, इसमें आप देखिएगा तो इस महाविद्यालय को क्या कहा जाता था? चतुष्पक्षी कहा जाता था। चतुष्पक्षी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें चारों शास्त्रों का दर्शन करवाया जाता था, मतलब कि चारों शास्त्रों का ज्ञान करवाया जाता था। जो है ब्राह्मणीय महाविद्यालय में 4 शास्त्रों का ज्ञान और चारों दर्शन का ज्ञान, इसके अलावा पुराणों का ज्ञान जितने भी है, 18 पुराण है, इन सभी का ज्ञान, कानून का ज्ञान, व्याकरण, इन सभी की शिक्षा दी जाती थी। और इसमें एक ही शिक्षक जो होता था इन सभी चीज़ों को, जो ब्राह्मणीय महाविद्यालय होता था एक ही शिक्षक होता था, वो सारे के सारी चीज़ों को पढ़ाता था। दर्शन को भी वही पढ़ाता था, शास्त्रों को वही पढ़ाता था, पुराणों को वही, कानून को, व्याकरण को, सबको वही पढ़ाता था अकेले। ओके, इसके बाद में आता है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय जो है ये उच्च शिक्षा की कुछ संस्थाओं ने आगे चल करके विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लेते हैं ये लोग, और आज हमारे समक्ष आते हैं। इसमें आप देखिएगा वाणिज्य, चित्रकला, चिकित्सा, इन सभी की शिक्षा होने लगी। तो ये थी एक प्रकार से आप देखिएगा वैदिक काल में
आप ये हायर एजुकेशन जो था उसके कुछ भाग थे जो कि मैंने आपको बता दिया। ओके, तो उच्च शिक्षा जो थी वैदिक काल में, उसकी शुरुआत आप देखेंगे सिर्फ प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन सामाजिक प्रगति के साथ साथ क्या हुआ कि शिक्षा के विषयों में वृद्धि होती है और धीरे धीरे हायर एजुकेशन की भी स्थापना होती है। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये बात क्लियर होगी भाई, वैदिक काल में शिक्षा के एक प्रकार से जो आपका महत्व है ये क्लियर होगा। सॉरी, वैदिक काल की अगर बात की जाए तो वैदिक काल की शिक्षा की संस्थाओं के बारे में आपको पता हो गया, कौन कौन सी संस्थाएं थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखेंगे सभी लोग, एक बार जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है कि बौद्धिक कालीन शिक्षा के दोष बताइए। वैदिक जो बौद्ध कालीन शिक्षा है, बौद्ध काल की बौद्धिक जो है बौद्ध कालीन जो शिक्षा है, यानी जो बुद्ध काल की शिक्षा है, बौद्ध काल में उस समय की शिक्षा के क्या क्या दोष रहे उसको बताएं, आपसे प्रश्न पूछा गया है। यानी कि डीमेरिट्स ऑफ जो है बुद्धिस्टिक एजुकेशन। ओके, तो आप देखेंगे जिस प्रकार, अच्छा हर शिक्षा में कुछ ना कुछ दो, चाहे वैदिक शिक्षा हो, चाहे बौद्धकालीन शिक्षा हो, और चाहे आप देखिएगा जो है मध्यकाल की शिक्षा हो, और चाहे आधुनिक काल की शिक्षा हो, और चाहे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था हो, हर शिक्षा व्यवस्था में आप देखेंगे तो इसमें हर शिक्षा व्यवस्था में क्या होता है, दोष आ जाता है। तो बौद्ध काल की शिक्षा की बात किया तो इसमें कौन सा दोष था भाई, बौद्धकालीन शिक्षा में आप देखिएगा धार्मिक कट्टरता का समावेश इनकी शिक्षा में आप देखिएगा। धार्मिक कट्टरता कैसी, यानी कि बौद्धों ने धार्मिक जो है शिक्षा द्वारा लोगों में धार्मिक कट्टरता का समावेश किया। सॉरी, सनातन धर्म का घोर विरोध किया बौद्धों ने। जो प्राचीन परंपरा थी, जो प्राचीन धर्म था, सनातन धर्म था, उसकी जो है प्रकार से बौद्ध जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने खूब बुराइयां करके लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने लगे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। ठीक है, और सनातन धर्म की केवल बुराइयों को बताते, अच्छाइयों को नहीं बता सकते थे, मतलब अच्छाइयों को दबा करके केवल बुराइयों को बता करके, और बौद्ध धर्म की शिक्षा यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति की शिक्षा दी जाती थी। और इस संबंध में एक व्यक्ति हैं डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर। डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर कहते हैं कि जन साधारण के मस्तिष्क में सने सने धार्मिक विचारों का समावेश करने के लिए बौद्ध लोग उत्तरदायी थे। सने सने माने होता है, सने सने माने क्या होता है भैया, सने सने माने होता है कि समय बीतता गया धीरे धीरे। ओके, तो जन साधारण के मस्तिष्क में धीरे धीरे धार्मिक विचारों का समावेश करने के लिए बौद्ध लोग उत्तरदायी थे। बौद्ध लोग धार्मिक शिक्षा थोप देते थे, तो इस प्रकार से क्या था, ये धार्मिक कट्टरता और सनातन विरोधी विचारधारा से शिक्षा देते थे। तो ये एक प्रकार से ये इसका दोष था पहला। दूसरा दोष बौद्ध काल की शिक्षा का ये था मेरे प्यारे दोस्तों कि बिहारों का भ्रष्ट वातावरण हो चुका था। करप्टेड इन्वायरमेंट ऑफ बिहार, यानी जो बिहार होते थे, बौद्ध शिक्षा के जो केंद्र होते थे वो मठ होते थे या तो बिहार होते थे, जिनका संगठन कौन करता था, प्रजातांत्रिक तरीके से किया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे बौद्ध मठों के संगठन में शिथिलता आने लगी, उसमें जो एक प्रकार से संगठन की भावना थी उनमें शिथिलता आने लगती है। भिक्षु और भिक्षुड़ियों के परस्पर संपर्क में आप देखेंगे व्यभिचार आरंभ हो जाता है, जो बौद्ध धर्म के लिए घातक सिद्ध होता है। और बौद्ध मठों व बिहारों के इस भ्रष्ट वातावरण ने बौद्ध शिक्षा को एक बड़ा आघात पहुंचाया। और खास करके आप देखिएगा बिहारों के भ्रष्ट वातावरण से स्टूडेंट पर यानी कि जो छात्र होते थे उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा था। तो ये दूसरा इसका दोष था बौद्धकालीन शिक्षा का। तीसरा दोष ये था कि नारी शिक्षा की उपेक्षा की गई। बौद्धों में स्त्रियों की शिक्षा जो है उस पर बल नहीं दिया गया, जबकि मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया था कि बौद्ध काल से अच्छा आप देखेंगे तो वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था थी, वहाँ पर स्त्रियों की उपेक्षा नहीं की गई थी, स्त्रियों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई थी। ओके, गुरुकुल वगैरह में भले स्त्री मतलब कि लड़कियाँ नहीं पढ़ने जाती थीं, लेकिन उनके लिए व्यवस्था होती थी कि उनके लिए घर पर टीचर आकर के पढ़ाते थे। इस प्रकार से व्यवस्था से गार्गी, मैत्री, ये सब स्त्रियां जो है, विदुषी, ये सब स्त्रियां वहीं से तो पढ़ी हैं। जैसे मतलब कि वैदिक काल की ही स्त्रियां हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। नारी शिक्षा की उपेक्षा की गई। बौद्ध शिक्षा में आप देखें केवल कुलीन एवं धनी परिवारों की नारियों को ही लाभान्वित मिला, और सामान्य नारी की शिक्षा दृष्टि से कोई कदम नहीं उठाया गया बौद्धों के द्वारा। और इसका कारण था कि बालिकाओं और नारियों की शिक्षा का भार भिक्षुड़ियों पर था, और भिक्षुड़ियों ने अपने मठों में शिक्षा का किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित ही नहीं किया था।
और ये इसका बहुत बड़ा दोष माना जा सकता है। और चौथी बात ये है, जहाँ नर नारी समान की बात होती है वहाँ पर अगर किसी स्त्री को, किसी लड़की को या कहकर शिक्षा ना दी जाए कि वह एक जो है मतलब कि विषम लैंगिक प्राणी है, यानी कि वो एक प्रकार से महिला है, वो लड़की है इसलिए उसको शिक्षा ना दी जाए, या फिर वो पुरुष है उसको उच्च शिक्षा दी जाए, ऐसा भेदभाव आप देखेंगे मध्यकाल में आकर के और चरम पर पहुंचता है। आधुनिक काल में आकर के थोड़ा बहुत कम होने लगता है, और अब वर्तमान में जाकर के स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाता रहा। स्त्री विमर्श पर बहुत सारे उपन्यास, नाटक बोल रहा हूँ, उपन्यास, कहानी और बहुत सारे निबंध लिखे गए, जिनके कारण से आज क्या हुआ है, नर नारी एक समान का नारा आप देखिए सनातन में शुरुआत से आता रहा है। हालांकि जो है नारी को हम लोग देवता की भांति पूजते थे, लेकिन बीच में क्या हुआ कि कुछ इधर उधर से बाह्य आक्रांता आते गए, धर्म भ्रष्ट करते गए, तमाम प्रकार की बुराइयों को लादते गए, और इन सभी में क्या हुआ कि जो अच्छाइयाँ थी वो दब जाती हैं, बुराइयाँ केवल सामने निकल करके आती हैं। बुराई आपको हर बंदे की याद रहती है, लेकिन उस बंदे की अच्छाई नहीं याद रहती है। यही खूबी मनुष्य के मस्तिष्क की होती है कि वो अच्छाइयों को कम पकड़ता है और बुराइयों को ज़्यादा पकड़ता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में, जिसके मस्तिष्क में जिस व्यक्ति का, ऐसे आप देखिएगा अगर आपके मस्तिष्क में जो है गंदी भावनाएं चलेंगी तो गंदी भावनाएं जो होंगी जल्दी आप पकड़ पाएंगे। अगर आपके मन में अच्छी भावनाएं चलेंगी तो आपके मन में अच्छी भावनाएं जो होंगी वो कितने ही कीचड़ में क्यों ना कमल खिला हो, वहाँ से आप उसकी खुशबू को ले पाएंगे। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि कहा जाता है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति तो का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। ये बातें कुछ हद तक बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन कुछ हद तक ये बातें सही नहीं उतरती हैं। लेकिन जहाँ तक है 50% तो ये बात सही उतरती है कि अगर आपकी प्रकृति उत्तम है, आप अपने आप को अपने हिसाब से जीना चाह रहे हो, तो आप अच्छे तरीके से जी सकते हो। इस प्रकार से चंदन का जो पेड़ होता है उसमें विष व्याप्त नहीं होता, चाहे जितने भुजंग यानी जो सर्प होते हैं वो चंदन के पेड़ पर चाहे इतना काटते रहें, अपना विष पिरोते रहें, लेकिन चंदन का जो पेड़ होता है वो अपनी जो अच्छाइयाँ होती उसको नहीं तजता है। इसी बात का उदाहरण लेकर के वैदिक काल में ही आप पढ़ेंगे, एक गुरु थे, उन्होंने देखा कि स्नान कर रहे थे नदी में, और एक बिच्छू जो है उनके हाथ में, वो सूर्य नमस्कार कर रहे थे जल लेकर के, और हाथ में बिच्छू आ गया उनके, और बिच्छू जो है वो डंक मार रहा था उनको। जैसे डंक मारे बाबा जी का हाथ थोड़ा सा डगमगा जाए, बिच्छू नदी में गिर जाए, और फिर बाबा जी उस बिच्छू को बाहर निकालने का प्रयास करते, फिर वो गिर जाता। इसी प्रकार से क्या हो रहा है कि वो काट रहा है बिच्छू और बाबा जी उसको बचा रहे हैं। अंतोगत्वा गुरु जी का एक चेला आता है और ये प्रक्रिया देख रहा होता है, और वो कहता है बाबा जी से, पूछता है कि बाबा जी आप इस बिच्छू को क्यों बचा रहे हो, जब ये आपको ही बार बार काट रहा है, ये आपके लिए ही घातक सिद्ध हो रहा है, तो आप इसको क्यों बचा रहे हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि इतना छोटा प्राणी है, ना समझ प्राणी है, इसकी प्रकृति यही है कि काटने की प्रकृति इसकी है, तो वो जो अपनी बुराई को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं इतना ज्ञानी होकर के, या हम मानव समाज में यानी कि मनुष्य होकर के हमारे पास इससे ज़्यादा बुद्धि है, तो हम अपनी अच्छाइयों को कैसे त्याग कर दें। यानी कि वो अपनी बुराई को तो त्याग ही नहीं कर रहा है, बार बार मुझे काट रहा है, बार बार मैं उठा रहा हूँ, तो मैं उसको क्यों ना उठाऊँ। काटते रहिए जितना काटना है, मैं अपनी अच्छाइयों को करूँगा, वो अपनी बुराई को करेगा। तो इस प्रकार से चीज़ें जो है होती गई। तो ये सब आप देखिएगा कि प्राचीन शिक्षा परंपरा अत्यंत उच्चतम थी, और समय के हिसाब से हर चीज़ों में परिवर्तन होने चाहिए होता है, और परिवर्तन हुआ, और अगर परिवर्तन नहीं होता तो वही दोष कहलाता है। ठीक है, अपने समय में ये लोग भी सही रहे होंगे, बौद्ध के लोग को, सनातन धर्म के लोग शुरुआत से ही सही रहे, तो इस प्रकार से जैन लोग, फिर मध्यकाल में मुस्लिम लोग आए, तो ये सब अपने हिसाब से अपने अपने समय में जिस हिसाब से लोगों को लगा उसी हिसाब से करते गए। और सांसारिक जीवन की चौथी इसकी वो मतलब कि दोष ये है कि सांसारिक जीवन की उपेक्षा की गई है इसमें। इसके अलावा पांचवा लिख दीजिएगा आप, देश की दुर्बलता, यानी कि बौद्ध काल में युद्ध कला, सैनिक विज्ञान, अस्त्र शस्त्र निर्माण की शिक्षा के प्रति कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। बस केवल जो है आप देखिएगा कि जैसे देश पर मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे, देश की निवासी सैनिक शक्ति से उनका सामना ना कर पाने के कारण से क्या हुआ, देश जो है यवनों का दास बन गए। यवन लोग आक्रमण किए, हूण आए, शक आए, कुषाण आए, तमाम लोग आक्रमण करते रहे। बाद में तुर्क आए, अफगान आए और मुगल आए। इन सभी लोगों ने क्या किया, इन सभी लोगों ने शासन ही तो किया, चूँकि ये
शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी बना दी गई थी। आप देखिएगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं बौद्ध शिक्षा या बौद्ध में बहुत अच्छा चीज़ें हैं। मैं कह रहा हूँ बौद्ध काल बड़ा अच्छा है। महात्मा बुद्ध जो हैं ये अवतार माने जाते हैं विष्णु भगवान के हिंदू धर्म ग्रंथ में, सनातन में। और ख़ास करके आप देखिएगा यहाँ पर ये समझ लेना परम आवश्यक है। सनातन धर्म में आप देखिएगा जो पूरा प्राचीन काल के राजा महाराजा हुए हैं उन लोगों ने सनातन हिसाब से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी थी। वैदिक काल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी थी तो उनको हर चीज़ का ज्ञान होता था, शस्त्रों का ज्ञान करवाया था बाकायदा से। और इसीलिए देखिएगा उस समय कोई आक्रमण भी होता था बाहरी तो उनको लोग पराजित करके खेत देते थे यहाँ से। लेकिन वही आकर के आप देखेंगे धीरे धीरे जब बौद्धकालीन शिक्षा आती है यहीं से आप देखिएगा कि शिक्षा सैनिक दृष्टि के प्रति मतलब कि जो है कूटनीति या सैनिक स्ट्रेटजी जो होती है इसको समझाने का प्रयास नहीं किया गया, सैन्य विज्ञान का ज्ञान नहीं दिया गया और यही कारण है कि भारत जो है गुलाम हुआ। इसके अलावा ये लोग हस्त कार्यों के प्रति घृणा भी रखते थे बौद्ध की शिक्षा में, यानी कि हाथों से जो बनाने वाले वस्त्र चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे बौद्ध मठों में दी जाने वाली शिक्षा की प्रकृति धार्मिक और आध्यात्मिक होने के कारण से उसमें हस्त कार्यों तथा शारीरिक श्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता था। और परिणामता क्या हुआ कि हस्त कार्यों एवं श्रमिक जो शारीरिक वर्ग मतलब कि शारीरिक श्रम वाले थे उनको हेय समझा जाने लगा और इस प्रकार से ये भी कहीं न कहीं पे उनके प्रति आदर की भावना समाप्त हो जाती है लोगों की। और इस प्रकार से क्या होता है ये सब वैदिक शिक्षा मतलब कि बौद्धकालीन शिक्षा के दोष हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा मुस्लिम काल में शैक्षिक संस्थाओं के प्रकार। मुस्लिम काल में शैक्षिक संस्थाओं के प्रकार बताइए भैया। मुस्लिम काल के बारे में आपसे पूछ रहा है कि मुस्लिम काल में शैक्षिक संस्थाओं के प्रकार बताइए, यानी कि टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन मुस्लिम पीरियड। ओके, तो आप देखेंगे मुस्लिम काल में शैक्षिक संस्थाओं को कई श्रेणी में बांटते हैं। जैसे कि आप देखेंगे मकतब हो गया ना, एक होता है मकतब की बात की जाए तो इस संस्था में आप देखेंगे जहां बालकों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है उसी को मकतब कहा जाता था। मकतब जो होता था प्राथमिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और साधारणतः मस्जिद से संबंधित होते थे। ये मकतब जो होते थे मस्जिद के अंदर हो या मस्जिद के ही सटे हुए भाग हो, कहीं कहीं तो आप देखेंगे कि मौलवी व्यक्तिगत रूप से घरों और अन्य सुविधाजनक स्थानों पर जा कर के मकतब चलाते थे। और मकतबों में आप देखेंगे मुस्लिम बालकों के साथ साथ हिंदू बालक भी शिक्षा प्राप्त करते थे और मकतबों की संख्या की आवश्यकता आप देखेंगे पूरी नहीं होती जा पाती थी। मकतब एक संस्था मतलब कि एक संस्था वाली संस्था थी, यानी आप देखेंगे कि एक ऐसी संस्था थी जिसमें कि एक ही शिक्षक अथवा मौलवी जो होता था बालकों को शिक्षा प्रदान करता था तो मकतब होता था। और दूसरा जो इसमें शिक्षा व्यवस्था दी जाती थी मुस्लिमों में यानी मध्यकाल में वो मदरसे में दी जाती थी। मदरसा जो हुआ करता था, मदरसा एक प्रकार से ऐसी संस्था होती थी जहाँ पर शिक्षक के द्वारा व्याख्यान अथवा भाषण के द्वारा बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। मदरसे जो होते थे उच्च शिक्षा के केंद्र माने जाते थे। और इन संस्थाओं की बात की जाए तो स्थापना जो होती थी वो जो धनाढ़ लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे वो लोग किया करते थे। इलियट महोदय इस संबंध में कहते हैं कि छात्र प्रतिदिन 2 मील दूर से दिल्ली के मदरसे में अध्ययन के लिए आया करता था। मदरसों के साथ छात्रावास भी संलग्न थे जिनमें छात्रों के दैनिक भोजन की भी व्यवस्था की जाती थी, डेली भोजन की व्यवस्था भी होती थी। तो ये होते हैं मदरसे। और तीसरा आजकल के मदरसों में तो कई मदरसों में अलग अलग प्रकार की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा उकसाया जा रहा है लोगों को, तो ये भी एक प्रकार से नकारात्मक है, देश विरोधी कार्य है। ऐसा जो है सुनने में क्या एक आध दो बार जो है मैंने भी देखा मतलब कि सुना है इन सभी बातों को, लेकिन जो मदरसे का कार्य उचित होता है उसको मौलवियों को देना चाहिए। अब इसमें अगर ये करें कि कोई भी चाहे कोई भी धर्म हो ऐसा शिक्षा दें ताकि जो है समाज आगे बढ़ सके, देश आगे बढ़ सके और लोग आपस में मिलजुल के रह सके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी। अब ऐसे में क्या होता है कि एक पक्ष जो होता है वो भाईचारा निभाना चाह रहा तो दूसरा पक्ष जो है एक प्रकार से आप देखें गला काट रहा है। तो इसमें एक प्रकार से बहुत बड़ी क्या होती है वैमनस्यता फैलती है, कोई करे या ना करे। जैसे बहुत सारे जो है मुस्लिम बेचारे ऐसे ही परेशान हो जाते हैं, उनको मतलब की परेशानी होती है क्योंकि वो लोग बेचारे कुछ करते भी नहीं और बदनाम हो जाते हैं फर्जी में। कुछ ऐसे हैं कि जो करते हैं बच जाते हैं, वैसे घूम रहे हैं, ठीक है। लोग वहाँ पर ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े लोग भाषण दे देंगे और आम जनता जो होती, जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो गए गुजरे लोग होते हैं, पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल, जा करके सर काट देते हैं। तो ये सब आप देखो कहीं ना कहीं पे बहुत घृणित कार्य है। ऐसा कार्य एक प्रकार से आप देखोगे कि
किसी भी धर्म में नहीं सिखाया जाना चाहिए ऐसा कार्य। वैसे सिखाया जाना क्या, जो ये बड़े बड़े राजनीतिक लोग होते हैं आकर के बड़े बड़े ठेकेदार बनते हैं हर एक धर्म के, वो लोग फर्जी में आकर के टीवी पर लड़ते झगड़ते रहते हो, वही सब देख देख करके लोग पगला जाते हैं। और जा करके देखिए आप बेचारों बताओ दर्जी का क्या दोष था, जा करके गला काट दिया। तो एक प्रकार से बड़ी गंदी सोच वाले प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ करते हैं। हालांकि चले तो दरगाह तीसरा जो होता है जो है मुस्लिम शिक्षा का, या फिर मध्यकाल में जो भारत की शिक्षा थी इसमें संस्था की बात की है तो मध्यकालीन शिक्षा की संस्था थी वो दरगाहें हुआ करती थी। दरगाहें की बात की दरगाहों की, तो दरगाहें प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हुआ करती थी और इसमें मुस्लिम बालक ही शिक्षा प्राप्त करते थे दरगाहों में। इसके अलावा चौथा जो शिक्षा का केंद्र था उस समय वो था खानकाहें। खानकाहे की बात किया तो या खानकाह की, तो ये प्रारंभिक शिक्षा जो होती थी उसका केंद्र था। इसमें सिर्फ मुस्लिम बालक ही शिक्षा पाते थे और इनके व्यय दान में भी आप देखेंगे तो प्राप्त होने वाले धन से ही पूरे हो जाते थे, जो दान में मिलता था उसी से इसका खर्चा चलता था। पांचवा होता है कुरान स्कूल हुआ करता था। कुरान स्कूल की बात की जाए तो कुरान स्कूल में सिर्फ कुरान ही पढ़ाया जाता था। और इसी बात को लेकर के डीला फास कहते हैं कि कुरान स्कूल साधारणतया किसी मस्जिद से संलग्न होते थे। इनमें छात्रों को पहले अरबी लिपि का ज्ञान करवाया जाता था कि अरबी लिखना कैसे होता है। फिर कुरान की आयतें जो होती हैं उनको कंठस्थ करवाई जाती थी। लिखने और गणित की शिक्षा नहीं दी जाती थी इसमें, तो लिखने की और गणित की शिक्षा नहीं दी जाती थी। केवल जो आयतें होती थी कुरान की उसको याद करने के लिए कहा जाता था। तो इस प्रकार से कुरान स्कूल में होता था। और जो छठवा शिक्षा का संस्था थी मध्यकाल की वो थी अरबी स्कूल, यानी मुस्लिम शिक्षा की खास करके। अरबी स्कूल की बात की है यानी अरेबिक स्कूल। इन स्कूलों में आप देखेंगे तो इसका मुख्य जो उद्देश्य होता था वो अरबी भाषा और अरबी साहित्य के विद्वानों का निर्माण करना होता था और इन स्कूलों का स्तर काफ़ी उच्च हुआ करता था। और जो सातवां होता था शिक्षा संस्था वो होता था फारसी स्कूल। फारसी स्कूल यानी पर्शियन स्कूल जो होता था। पर्शियन स्कूल की बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे राजभाषा या भाषा कैसी थी, राजभाषा थी फारसी जो थी। और राजपद प्राप्त करने के लिए इच्छुक हिंदू मुस्लिम के लिए फारसी ज्ञान होना जरूरी हुआ करता था उस समय मध्यकाल में। और इसकी पूर्ति हेतु फारसी स्कूलों की शिक्षा स्थापना की गई जहाँ पर फारसी जो है साहित्य की और इन सभी की शिक्षा दी थी। इसमें आप देखेंगे छात्रों को सादी एवं हाफिज के काव्यों और मुस्लिम संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार से ये मुस्लिम शिक्षा के संस्थाओं के प्रकार थे जो कि मैंने आपको बता दिया, या मुस्लिम काल के। चौथा प्रश्न है 1813 ईस्वी का आज्ञा पत्र। 1813 ईस्वी का आज्ञा पत्र क्या है भाई, ये क्यों फेमस है, क्यों प्रश्न पूछा गया? तो 1813 ईस्वी और 1833 ईस्वी में दो आज्ञा पत्र आए थे जो कि आप देखिएगा कि 1813 का पूछा गया तो इसी को समझ लेते हैं हम। 1813 यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 13, इसमें आप देखिएगा जो एक प्रकार सेक्शन नंबर 43 जो करेक्ट जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे करेक्टर है, यानी कि जो एक प्रकार से आज्ञा पत्र है। इसमें आप देखेंगे इसको लेकर के विद्वानों ने कहा भी है जो क्या है 1813 का जो आज्ञा पत्र है इसके बारे में, ये खास करके आप बात की जाए शिक्षा से संबंधित है। और शैक्षिक घटनाओं में सबसे बड़ी घटना ईस्ट इंडिया कंपनी का सन 1813 ईस्वी का आज्ञा पत्र जो होता है ये यही होता है। और आज्ञा पत्र जो है ये प्रत्येक 20 साल पर आता था। आप देखेंगे जैसे 1813 में आया तो इसके बाद में 1833 में आएगा, 33 के बाद में फिर 20 साल बाद 53 में आएगा। तो इस प्रकार से ये हर 20 साल पर एक आज्ञा पत्र जो होता था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास नवीनीकरण के लिए भेजा जाता था और वहाँ से फिर उसमें कुछ संशोधन करके भेजा जाता था। तो इससे पहले 1813 से पहले आप देखेंगे इसमें से 20 साल लेस करेंगे कितना आएगा 1793। तो 1793 का जो आज्ञा पत्र था वो 20 वर्ष के बाद में क्या होता 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र के रूप में तब्दील होकर के और नवीनीकरण के लिए ब्रिटिश संसद में गया। और वहाँ से क्या होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट जो होती है इसमें जो है 43 जो है धारा 43 और जोड़ दी। और इसमें आप देखेंगे तो शिक्षा का सारा दायित्व तो कंपनी पर डालते हुए स्पष्ट कहा गया था कि 1813 का आज्ञा पत्र इसमें कहा गया था कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि साहित्य के पुनरुत्थान
और उन्नति के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रारंभ और प्रसार के लिए व्यय की जाएगी, ऐसा कहा गया था इस सेक्शन में। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और यह आज्ञा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास की अद्वितीय कड़ी मानी जाती है। नरूरुल्लाह और नायक ने इसका मूल्यांकन करते हुए कहा कि इस आज्ञा पत्र ने भारत में राज्य शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया और इस आज्ञा पत्र से भारत की आधुनिक शिक्षा के इतिहास में प्रथम काल समाप्त होकर के उसको एक प्रकार से नया मोड़ मिलता है। और ये शिक्षा यानी 1813 ईस्वी का आज्ञा पत्र जो था, इसमें इस प्रकार की बातें कही गई थी। और इस एक्ट में आप देखिएगा, इसमें 3 बातें मुख्य रूप से हमारे समक्ष आती हैं। पहली बात तो ये कि भारतीय विद्वानों को इसमें प्रोत्साहन दिया गया 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र में। दूसरी बात ये हुई कि साहित्य में पुनः सुधार और विकास करने का अवसर भी दिया गया। और तीसरी इसकी मुख्य बात थी 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र की कि देश के नागरिकों को विज्ञान का ज्ञान प्रदान करवाया गया इसमें। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हुई। हालांकि इसका परिणाम जो हुआ 1813 ईस्वी के एक्ट का परिणाम ये हुआ कि कंपनी ने उपर्युक्त प्रावधानों के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी। मिशनरियों ने भारत में अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना करी। ब्रिटिश संसद सदस्य चार्ल्स ग्रांट एवं विल्बर फोर्स के प्रयासों को आप देखेंगे, इससे अंतिम रूप मिलता है। तो इस प्रकार से 1813 का जो एक प्रकार से आज्ञा पत्र है, इसमें आप देखिएगा, इसमें कई प्रकार की जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे छूट मिलती है। और वो भारत की शिक्षा व्यवस्था की बात किया तो एक प्रकार से न्यू जिसको बोल सकते हैं, 1813 ईस्वी का जो आज्ञा पत्र है इसी से पढ़ता है। अब आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले के विवरण पत्र के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है भैया, मैकाले का विवरण पत्र क्या है। मैकाले की बात की जाए तो मैकाले जो है भारतीय शिक्षा मार्ग का पथ प्रदर्शक माना जाता है इसको, मैकाले को। लॉर्ड मैकाले जो है अंग्रेजी भाषा का एक प्रकांड विद्वान और लेखक था। और इसकी बात की जाए तो ये अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य सभ्यता का प्रबल समर्थक था। ये अंग्रेजी सभ्यता और पाश्चात्य जो सभ्यता थी, अंग्रेजी साहित्य था, उससे आगे कोई साहित्य जोड़ता नहीं था, गिनता नहीं था। 10 जून 1834 ईस्वी को मैकाले जो है भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल का विधि सदस्य बनकर के आता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, उन्होंने मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना देते हैं। और विलियम बेंटिक ने 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र की, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या किया, 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र की शिक्षा संबंधी जो एक प्रकार से 1813 का जो मैंने बताया अभी जो आज्ञा पत्र में जो 43 नंबर धारा थी, उस धारा एवं जो अन्य विषय थे उन पर मैकाले ने कानूनी सलाह भी मांगी। और वो एक प्रकार से मैकाले का जो विवरण पत्र है, आप देखिएगा कि 2 फरवरी 1835 ईस्वी को अपना ऐतिहासिक विवरण पत्र काउंसिल के सामने प्रस्तुत करता है मैकाले, और जिसे मैकाले मिनट के रूप में भी हम जानते हैं। और इस विवरण में उसने प्राच्य साहित्य को अवैज्ञानिक और अविवेकपूर्ण और हास्यास्पद बातों से भरा बताया। और वह संपूर्ण प्राच्य साहित्य को अल्प विकसित एवं गंवारू यानी रूढ़ समझता था, जो यह लॉर्ड मैकाले था। आज अगर बता दे मुझे मिल जाए लॉर्ड मैकाले, तो फिर आप सोचो कि उसकी क्या हालत होगी। या फिर किसी भी अध्यापक को मिल जाए हमारे यहाँ के, तो आप सोचो उस समय ये कब के हैं, 1834 ईस्वी में, 2 फरवरी 1835 ईस्वी में आकर के ऐसी बात कहते कि अंग्रेजी साहित्य के अलावा कुछ है ये नहीं है। और पूरे के पूरे प्राचीन जो है यूरोप की अगर बात की है तो पूरे के पूरे यूरोप में टहल लो, यूरोप की किसी कंट्री में चले जाओ, किसी कंट्री में जा कर के किसी लाइब्रेरी में घुस जाओ, उस लाइब्रेरी से कोनो किताब उठा लो और उस किताब के ज्ञान की तुलना पूरे के पूरे भारतीय साहित्य और अफ्रीकन साहित्य से कर दी उसने। मैं आज चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज, कि मात्र एक पुस्तक हिंदी साहित्य की, श्री रामचरितमानस, जो कि साहित्य है, मैं किसी धार्मिक ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूं, एक महाकाव्य है श्री रामचरितमानस। महाकाव्यात्मक दृष्टि से, साहित्य अवलोकन की दृष्टि से, काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से, जनमानस के दृष्टिकोण से और तमाम प्रकार के जो लौकिक परंपराएं थी उनकी दृष्टि से, या फिर जो वर्तमान की जो दशाएं होती हैं उनकी प्रासंगिकता के हिसाब से, या वर्तमान में प्रासंगिकता, इन सभी हिसाब से आप देखिएगा जितने भी आधार बना सकते हैं, हर एक आधार में भगवान श्री राम जी का जो गुणगाथा किया है महाराज तुलसीदास जी ने,
उनके समान, महाराज तुलसीदास जी के समान पूरे संसार में उनके समकालीन कोई कवि आज तक ना आया है और ना दिखाई पड़ा है महाराज तुलसीदास जी के जैसा। कवित्व उतना ज़्यादा प्रखर, और कवित्व के साथ साथ उनका एक प्रकार से जो ज्ञान का जो पराकाष्ठा है वो उसका प्रयोग इन्होंने किया। और उस समय आप देखिए जब भाषा उतना ज़्यादा परिष्कृत और परिनिष्ठित नहीं थी, उस समय आप इनका रामचरितमानस जब आप देखिएगा तो वो भी पारनिष्ठित और शुद्ध संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग अपने रामचरितमानस में करते हुए हैं। कुछ लोगों को लगा था उस समय, कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जिनको बुरा लगा तुलसीदास जी आए और उन्होंने कहा कि अवधि में लिख रहा है। अवधि में लोक जागरण की भाषा में काव्य का सृजन करने वाले महाराज तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना करी। और लाड मैकाले क्या, जितना मैकाले हूँ सभी को बुला लें और सभी को इकट्ठा बैठा दें, पूरा यूरोप की कंट्रीज की सारी किताबों को ला करके एक तरफ रखें और तुलसीदास जी की रामचरितमानस एक तरफ रखें, या भारतीय धर्म ग्रंथ का जो सनातन धर्म ग्रंथ है उसका कोई भी एक, जैसे गीता उठा लें, गीता के बराबर कुछ नहीं टिकेगा, ऐसे रामचरितमानस रख दीजिए। इतना ज्ञान भरा है, इतना दर्शन भरा है, ये सारे के सारे उनके दर्शन और ज्ञान फेल पड़ जाएंगे इसके आगे आकर के। अब हवाई जहाज बनाने की विधि उसमें नहीं बताई है उन्होंने, लेकिन पुष्पक विमान बनाने की विधि या पुष्पक विमान कैसे चलता था वो बताया गया है। एक सीट हमेशा खाली रहती थी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन से पहले तुलसीदास जी ने दिया था। जहंगीर चरण दिए हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिम यमोघ रघुपत कर बाना, ये ही भांत चले हनुमाना। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी का बाण चलता है उसी प्रकार से हनुमान जी पत्थर पर जो है समुद्र में जो द्वीप बने हुए हैं उन पर पत्थर मतलब कि पहाड़ है, उन पहाड़ों को अपने जो है चरण पादुका से यानी चरण से उसको दाबते हैं, खूब तरीके से छलांग मारते हैं। और जो पर्वत होता है चले सोगा पाताल तुलंता, जिम अमोघ रघुपत कर बाना, यानी जहीं गिर चरण दिए हनुमंत, जिस गिर यानी पर्वत पर हनुमान जी अपना चरण रखते हैं वो अंदर की ओर चला जाता है, वो पाताल की ओर चला जाता है। उसी के वेग से हनुमान जी, चूंकि पर्वत का एरिया ज़्यादा है और हनुमान जी की एरिया कम है, इसी प्रकार से क्या होता है हनुमान जी एकदम से जैसे गोली तीव्र गति से निकलती बंदूक से तो बंदूक झटका लेती है, ठीक इसी प्रकार से आप सोचो कि जब पर्वत में पूरा का पूरा पाताल निकल गया तो हनुमान जी कितने तेजी से आगे बढ़े हुए होंगे। तो इस प्रकार से वो छलांग लगाते हुए लंका नगरी पहुंचे थे। ये बात ध्यान दीजिए, बंदर छलांग ही लगाते हैं, ठीक है, उड़ते नहीं हैं। तो ये बात है। और ये अंग्रेजी साहित्य की व्याख्या करते हुए लॉर्ड मैकारे कहता है कि एक अच्छे अंग्रेजी के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही समस्त भारतीय और अरबी साहित्य है। ये वो बोलता है, कहता है कि अ सिंगल सेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। ये उसका कथन था और बहुत ज़्यादा प्रबल घोर विरोधी रहा है अपने यहाँ का। तो लॉर्ड मैकारे का जो एक प्रकार से 1813 ईस्वी का आज्ञा पत्र था उसकी विवेचना इसने अपने ढंग से प्रस्तुत करी। तो इसी प्रकार से इसका विवरण पत्र जो है वो यही, उसमें साहित्य के बारे में जो है और क्या माध्यम होना चाहिए, विद्वान कैसे कैसे। लॉर्ड मैकाले के अनुसार वही भारतीय विद्वान है जिसे जॉन लॉक के दर्शन तथा मिल्टन की कविताओं का ज्ञान है, और मौलवी एवं संस्कृत पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य ज्ञाता भी भारतीय विद्वान हो सकता है। ये इन्होंने क्या कहा कि मौलवी एवं संस्कृत पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा साहित्य का ज्ञाता भी भारतीय विद्वान हो सकता है, ये बताया मैकाले ने। मतलब कि जो संस्कृत के पंडित थे, विद्वान थे जो लोग, खास करके उनको कोई वैल्यू नहीं दिया। जो भारतीय साहित्य यानी कि जो भारतीय साहित्य के ज्ञाता थे उनको कोई तवज्जो नहीं, जो उर्दू पढ़ने वाले मौलवी थे उनको कोई तवज्जो नहीं, उनके ज्ञान को कोई तवज्जो नहीं, केवल जो अंग्रेजी जानता था वही विद्वान होता था। साहित्य में इसने कहा कि जो है साहित्य शब्द का इसका सीधा सा मतलब था कि केवल भारतीय साहित्य बोलता था, लेकिन भारतीय साहित्य में संस्कृत और अरबी साहित्य नहीं कहता था, ये अंग्रेजी साहित्य। हालांकि अरबी साहित्य भी भारतीय साहित्य नहीं है, भारतीय साहित्य केवल और केवल संस्कृत साहित्य है। संस्कृत साहित्य के बाद में जो सारी की सारी भाषाएं जो उगली हैं, निकली हैं, यहीं से निकली हैं। बाकी तो सब विदेशों से आए हुए भाषा हैं जो आकर के यहाँ से मिलजुल करके, उससे मिल करके यहाँ से कुछ शब्द लिया, कुछ दिया और इस प्रकार से बनी। तो अरबी भी साहित्य यहाँ का नहीं है। लेकिन उस समय क्या था कि मुस्लिम और हिंदू सब थे, तो मुस्लिम भी एक प्रकार से अपना वर्चस्व यहाँ पर, चूंकि मुगल सत्ता लगभग बहुत दिनों से थी, तो एक प्रकार से यहाँ पर अरबी लोग भाषा या फिर उर्दू लोग जानने लगे थे कुछ मात्रा में।
तो उसको भी थोड़ा सा ज्ञान नहीं दिया गया, यानी कि मुस्लिमों की भावनाओं को और हिंदुओं की भावनाओं को प्रबल ठेस पहुंचाया। और एक प्रकार से आप देखिएगा कि शिक्षा के माध्यम की बात की तो मैकाले ने कहा कि अंग्रेजी भाषा का पूर्ण रूप से समर्थन किया कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा होनी चाहिए, तो ये प्रकार से इसका विवरण पत्र था। अनुदान की बात की तो मैकाले ने अनुदान राशि को अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी विद्वान, अंग्रेजी पढ़ने वाले के छात्रों और अंग्रेजी द्वारा शिक्षा देने वाली संस्थाओं को पर खर्च करने की बात कही कि सरकार केवल अनुदान सरकारी विश्वविद्यालय मतलब कि ऐसे विद्यालयों को दे जहाँ पर अंग्रेजी में शिक्षा यानी इंग्लिश मीडियम का जो स्कूल है उसी को दे। तो ये चीज़ थी। ओके, क्लियर हो गई बातें। छठवां प्रश्न आपके समक्ष है, गोखले का बिल अथवा विधेयक 1911 समझाइए। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है मेरे भाई। प्रश्न दिया हुआ है कि गोखले का बिल अथवा विधेयक जो 1911 में आया था उसको समझाइए। तो गोपाल कृष्ण गोखले की बात की जाए, गोपाल कृष्ण गोखले इनका जो बिल आया था, कब आया था भैया बिल इनका बिल 1911 में आया था। उसका उसी विधेयक यानी जो विधेयक 1911 में आया, जो बिल आया, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इनका सरकार के द्वारा गोखले के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया जब इन्होंने किया था। ओके, और जब उसको ठुकरा दिया गया तो उसके कारण से गोखले व जनता को बहुत ही ज़्यादा निराशा होती है। लेकिन गोखले शांत नहीं बैठते हैं और उस समय अंग्रेजी सरकार ही थी। आप देखिएगा 1910 ईस्वी के आसपास जॉर्ज पंचम भी भारत की यात्रा पे आते हैं और आप देखेंगे इधर जनता भी सरकार की राजनीतिक चालों को भली भांति अब समझ चुकी थी और कांग्रेस ने भी गोखले से इस दिशा में शीघ्र अतिशीघ्र कदम उठाने के लिए अनुरोध भी किया था। कांग्रेस जो संस्था थी जो कि एक प्रकार से भारतीयों के रूप में कार्य कर रही थी, भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और अंत में क्या होता है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रति सरकार की बेरुखी को देख करके गोखले ने 16 मार्च का दिन था, 16 मार्च 1911 यानी 1911 ईस्वी में केंद्रीय धारा सभा के सामने अपना बिल यानी विधेयक प्रस्तुत किया। और इस विधेयक के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए गोखले ने क्या कहा? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धांत को क्रमशः लागू करना है। और विधेयक के रूप में कई सारी सिफारिशें भी इन्होंने दी। इसकी सिफारिश थी कि जैसे कि यदि सरकार स्वयं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकती है तो यह कार्य स्थानीय संस्थाओं के ऊपर छोड़ दे, वो लोग कर देंगे। पहला संस्तुति सिफारिश की गई। दूसरी सिफारिश की गई कि स्थानीय संस्थाएं जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठा बैठे, इसलिए वे अपने क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के से पहले प्रांतीय सरकारों से अनुमति प्राप्त कर ले, ऐसा इसमें कहा गया। तीसरी बात कहा इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कि पहले तो सरकार अनिवार्य शिक्षा का क्षेत्र सीमित रखे और समय पाकर के सरकार उसे व्यापक रूप प्रदान कर दे। इस योजना को सरकार केवल 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए अनिवार्य करे। जो कि अभिभावक इस नियम का उल्लंघन करता है, जो अभिभावक, उनको दंडित भी किया जाए, ये भी इन्होंने कहा। चौथी बात इन्होंने कही कि पहले यह योजना बालकों पर लागू की जाए और उसके बाद में फिर बालिकाओं पर प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाए, क्योंकि देश का समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है और उसमें बहुत सी कुरीतियाँ और कुप्रथाएं समाई हुई हैं। इसलिए पहले बालकों पर प्रयोग करें, उसके बाद में फिर बालिकाओं के ऊपर प्रयोग किया जाए। ओके, पांचवी सिफारिश इसकी थी कि सरकार चाहे तो विशेष वर्ग या जाति के लोगों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करे या ना करे, मतलब अनिवार्य ना करे। जो एक प्रकार से जो विशेष वर्ग के या फिर जो बड़े जाति के बच्चे हैं उनको ना दे, लेकिन जो निम्न वर्ग के हैं उनको जरूर दे दे। इस प्रकार से बातें कही गई इसमें। इसके अलावा इन्होंने कहा गोखले जी ने कि प्रांतीय सरकार तथा स्थानीय अनिवार्य शिक्षा का व्यय जो हो 1:10:3 के अनुपात में करे, यानी प्रांतीय सरकार और स्थानीय अनिवार्य शिक्षा जो हो वो 1:3 में, यानी कि अगर 100 रुपया वहाँ पे खर्च हो रहा है तो 300 रुपया यहाँ पे यानी स्थानीय अनिवार्य शिक्षा पर व्यय करें। ये चीज़ बताइए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि स्थानीय संस्थाएं जो हैं उनको अपने क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य करने के लिए शिक्षा कर यानी एजुकेशनल टैक्स लगाने की अनुमति दी जाए। और इसके अलावा 8वां इसके अंदर बताई गई बातें कि जिस छात्र के अभिभावक की मासिक आय लगभग 10 रुपये के आसपास से कम होती है उससे शिक्षा कर ना लिया जाए, ये भी बात बताई गई। और 9वीं बात इसकी सिफारिश की गई कि अनिवार्य शिक्षा योजना उस क्षेत्र में लागू की जाए जहां छात्रों का एक निश्चित प्रतिशत शिक्षा ना प्राप्त कर रहा हो और गवर्नर जनरल की परिषद को अधिकार
हो कि वह इस प्रश्न का निश्चय करे कि कहाँ कहाँ पर कैसे लोग रह रहे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस सिफारिशों का सरकार ने बहुत कड़ा विरोध किया। भारतीय रियासतों ने भी इस बिल पर बहुत आपत्ति उठाई और इस बिल को धारा में प्रस्तुत करने के पश्चात उन्हें प्रांतीय सरकारों, स्थानीय संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के पास उनका मत जानने के लिए भेजा जाता है। फिर बिल 17 मार्च 1912 ईस्वी को धारा सभा में बहस के लिए जाती है और विधेयक के पक्ष और विपक्ष पर जोरदार बहस होती है और बहस होने के बाद में 13 वोटों के विरुद्ध 38 वोटों से रद्द कर दिया जाता है। यानी 13 वोट तो मत में थे और जो है एक प्रकार से आप देखिएगा विरुद्ध में 38 वोट थे। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये जो व्यवस्था थी गोखले का जो बिल था इसको रद्द कर दिया गया। तो इस प्रकार से आप देखिए भारतीय शिक्षा उसमें देखिए कुछ प्रांत के जो राजा थे वो लोग भी साथ नहीं दिए और बाकी जो गवर्नर वगैरह थे वहाँ के वो लोग खुद ही साथ नहीं दे रहे थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये तमाम प्रकार की चीज़ें आई जिसके कारण से क्या हुआ, तमाम प्रकार की चीज़ें हुई। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, वर्धा योजना की रूपरेखा बताएं। वर्धा योजना क्या है, यानी कि आउटलाइन ऑफ जो है वर्धा स्कीम। वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था, महात्मा गांधी ने जुलाई 1937 में 1937 ईस्वी में जुलाई का महीना था, उसी महीने में शिक्षा से संबंधित हरिजन नामक समाचार पत्र में लेखों की श्रृंखला प्रकाशित की और इस श्रृंखला से देश के में उथल पुथल मच जाती है। उस समय गांधी जी वर्धा में ही थे जहां मारवाड़ी हाई स्कूल जो कि अब नव भारत स्कूल के नाम से जाना जाता है, वहीं पर आप देखेंगे रजत जयंती का समारोह 12 से 23 अक्टूबर 1937 तक होने वाला था और इसी मौके पर देश के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं, समाज सुधारकों और शिक्षा शास्त्रियों को आमंत्रित किया जाता है। और इस प्रकार से आप देखिएगा यही शिक्षा सम्मेलन। अच्छा, इसमें क्या क्या बातें थी आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसकी रूपरेखा पूछी गई है। तो इस नई शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं दिया गया वर्धा शिक्षा के में और इसके विपरीत मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की रूपरेखा तैयार की गई, पहली बात। दूसरी बात इसकी ये है कि वर्धा शिक्षा योजना में बेसिक शिक्षा मतलब बेसिक स्तर की शिक्षा 7 साल में पूरी करने की योजना बताई गई। तीसरी बात वर्धा शिक्षा योजना में कही गई कि बेसिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के जो बालक है उनके लिए की जाए और यह शिक्षा बालक और बालिकाओं दोनों के लिए अनिवार्य हो। चौथी बात कही गई इसमें कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा जाए और ताकि बालक एवं बालिकाओं को अध्ययन में परेशानी ना हो, मातृभाषा जो उसकी है उसी में शिक्षा ग्रहण करें। पांचवी बात रखी गई कि शिल्प को बालकों की योग्यता और स्थान को ध्यान में रख करके चुना जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। इसी प्रकार से आप देखेंगे छठवां कार्य जो इसका हुआ कि पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा का कोई स्थान नहीं था और मातृभाषा में ही शिक्षा की रूपरेखा तैयार की गई। इसके अलावा शिल्प शिक्षा की मतलब कि शिल्प की शिक्षा इस प्रकार प्रदान की जाती थी कि बालक अच्छी शिल्पी बना करके स्वावलंबी बन सके, अपनी चीज़ को खुद कर सके। तो शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी प्रदान की जाती थी ताकि बालक इसके सामाजिक महत्व को समझ सके और इस प्रकार से लोगों में आप देखिएगा कि जैसे कि शिल्प शिक्षा सीखा जाता था, उसका बालक के जीवन में, उसके गृह में, गांव में, उद्योग में हस्तशिल्पों और व्यवसायों से घनिष्ठ संबंध होता था। ये तमाम प्रकार की जो योजना थी ये वर्धा योजना थी। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी, ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, आठवां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा मेरे भाई। 8वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ये लगभग 34 सालों के बाद में केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दिया सरकार ने। और इस दस्तावेज में संपूर्ण शिक्षा जो प्रणाली है उस पर टिप्पणियाँ हैं और उनकी विभिन्न सिफारिशों पर भी भारी बहस हुई है और कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी नीति मानते हैं इसे, जबकि अन्य इसे बच्चों की शिक्षा के मौलिक अधिकार को कमज़ोर करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखते हैं। यह नीति कहीं न कहीं पे अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, एक उनका नाम था के कस्तूरी रंगन, उनकी संस्तुति पर जो है रिपोर्ट या फिर उन्हीं की अध्यक्षता में जो समिति थी, संस्था थी, उसी समिति के द्वारा इसको बनाया जाता है। नई शिक्षा नीति को 2020 में आई है जो, ओके। और वही शिक्षा नीति के तहत आप लोग सेमेस्टर प्रक्रिया में जो है पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है 2020 में इसके अनुसार ही पढ़ रहे हैं।
इसमें देखिएगा 2020 की जो शिक्षा नीति है, इसमें आप देखेंगे कि शैक्षणिक संरचना जो है ये 5+3+3+4 का डिज़ाइन किया गया है। पुरानी शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम 10+2 के आधार पर चलता था, लेकिन नई शिक्षा नीति जो है इसकी शैक्षिक संरचना कैसी है, पहले 5 साल शुरुआत के प्ले ग्रुप वगैरह जो देखना वो, यानी 3 साल प्री प्राइम मतलब वो, और 2 साल एक और दो, उसके बाद में फिर 3 4 5 ये 3 में आता है, फिर एक 3 यानी कि 6 7 8, फिर उसके बाद में आप देखेंगे 4 साल यानी कि 9 10 11 12, ये इस हिसाब से बांटा गया है। तो इस प्रकार से चीज़ें क्लियर हो गई आपकी शिक्षा नीति के बारे में। ओके, सॉरी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप देखेंगे और तमाम सारी चीज़ें, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात जो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो होगा GER, उसको 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है इसका 10 सालों में। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर घरेलू यानी जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया, यानी कि GDP का 6% शिक्षा के क्षेत्र में व्यय किया जाएगा। इसके अलावा मानव संसाधन प्रबंधन जो मंत्रालय था उसका नाम परिवर्तित करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब पहले अभी तक मानव मंत्रालय यानी कि मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय जो होता था ये देख रेख करता था शिक्षा के क्षेत्रों की, और अब कौन करेगा, तो अब करेगा भाई शिक्षा मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय उसका नाम हो गया। इसके अलावा आप देखिएगा 5वीं कक्षा तक शिक्षा जो होगी वो मातृभाषा, स्थानीय भाषा में क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, और वो जो है उसको अपनाने पर बल दिया जाएगा। और साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया इसमें। इसके अलावा देश भर के उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना भी की गई है। और तमाम प्रकार की चीज़ें आप देखेगा नेशनल एजुकेशन का पॉलिसी जो 2020 में आई है, उसके अंतर्गत आप देखेंगे 5वीं कक्षा तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा, राष्ट्रभाषा इन सब का अध्ययन करवाया जाएगा। इसके अलावा भाषा के चुनाव में के लिए छात्रों पर कोई बाध्यता नहीं होगी, उसके लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं को पढ़ने के विकल्प भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कक्षा 10 बोर्ड की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है, अब छात्र को सिर्फ 12वीं देनी होगी। इसके अलावा ग्रेजुएशन की डिग्री 3 और 4 वर्ष की होगी। 1 वर्ष पढ़ाई करने के बाद में यदि पढ़ाई बच्चा छोड़ता है तो फिर दोबारा अपनी पढ़ाई जारी करने का मन बनाता है तो वह अपनी पढ़ाई वहीं से प्रारंभ करता है जहाँ पर उसने छोड़ा था। तो ये बड़ी अच्छी बात है, यानी कि अगर आप मान लेते BA फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप सेकंड सेमेस्टर अभी छोड़ दो, उसके बाद में फिर 2 साल के बाद में सोचो सेकंड सेमेस्टर पढ़ेंगे तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई होगी, इस प्रकार से व्यवस्था की गई। इसके अलावा छात्र को कॉलेज के पहले वर्ष की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट मिलता है, दूसरे वर्ष पर आपको डिप्लोमा मिलेगा, और जब तीसरा वर्ष या चौथा वर्ष आप पार कर लेंगे तो आपको डिग्री दी जाएगी। तो इस प्रकार से 3 वर्ष की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, जबकि हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री लेनी होगी। इस प्रकार से 4 वर्ष की डिग्री लेने के लिए स्टूडेंट 1 वर्ष में MA, जो 4 वर्ष जिनकी डिग्री होगी, 4 वर्ष जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो MA MSc MCom 1 साल में ही कर पाएंगे, यानी कि उनके लिए 1 ही साल में हो जाएगा। MPhil की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई, MA के छात्र सीधे PhD कर पाएंगे। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं वो कर दी गई हैं। यदि कोई अपने कोर्स के बीच में से किसी दूसरे कोर्स में शामिल होना चाहता है तो वह सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर के अपना कोर्स बदल भी सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे स्कूली बच्चों को खेल कूद, योगा के बारे में, नृत्य के बारे में, मार्शल आर्ट यानी कराटे, इस सभी के बारे में, बागवानी फसलों के बारे में, इन सभी से संबंधित जो है चीज़ों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रकार से कई प्रकार की चीज़ें की गई हैं नई शिक्षा नीति में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, प्राथमिक शिक्षा का अर्थ बताइए। प्राथमिक शिक्षा का अर्थ बताइए, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया। प्राथमिक शिक्षा क्या है भाई? प्राथमिक शिक्षा की अगर बात की जाए, प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए तो आप देख रहे होंगे प्राथमिक शिक्षा जो होती है जिसको आप प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, तो उसी की मीनिंग आपसे पूछ रहा है। तो औपचारिक रूप से शिक्षा व्यवस्था का जो प्रथम स्तर होता है, शिक्षा व्यवस्था का जो औपचारिक रूप से, अच्छा एक और होता है अनौपचारिक रूप से जो कि प्ले ग्रुप वगैरह होता है, PG जिसको कहते हैं।
तो वो पीजी नहीं जो एक प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, एक पीजी छोटा वाला होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि प्ले ग्रुप जिसको कहते हैं उसको पीजी, नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी ये सब जो होता है, ये फलान धमकवा ये सब पढ़ाया जाता है। तो ये प्री प्राइमरी होता है, प्राथमिक यानी कि पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक शिक्षा से पहले की शिक्षा। और औपचारिक रूप से देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा ही शिक्षा व्यवस्था का प्रथम स्तर माना जाता है। और वर्तमान समय में सामान्यतया अगर जो है 4 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है तो 4 साल से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु से प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ जो है यानी श्री गणेश हो जाता है। और जो कि आप देखिएगा 14 वर्ष तक चलता है। तो 6 वर्ष से या लगभग 5 वर्ष मान लीजिए, या 4 से 6 साल से लेकर के 14 वर्ष तक की जो शिक्षा होती है ये प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। इसे प्राथमिक स्तर पर बालक के जो है किसी पाठशाला में प्रवेश लेता है, नियमित तरीके से विद्या का अध्ययन करता है और जो है प्राथमिक शिक्षा के द्वारा बालक को शिक्षा की प्रक्रिया की प्रथम आवश्यकता संप्रेषण के माध्यम से भाषा की शिक्षा दी जाती है, ताकि वो एक दूसरे के बारे में बातचीत कर पाए, जान पाए कि क्या क्या बात करनी, कैसे करनी, इन सभी की शिक्षा। साथ ही उन्हें सामाजिक जीवन के यापन की प्राथमिक शिक्षाएं दी जाती हैं, तमाम प्रकार से क्रियाएं प्रशिक्षण करवाया जाता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा मानव जाति के लिए सदस्य मतलब कि प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य होती है। प्राथमिक शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। ओके, प्राथमिक शिक्षा जो है आप देखिएगा वैदिक काल में भी रही है, बौद्ध काल में भी रही है, मध्य काल में, ब्रिटिश काल में, आधुनिक काल में, इन सभी में अलग अलग दृश्य रहा है, अलग अलग तरीके से शिक्षा दी जाती थी। ओके, आगे हम समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आपका, अगले तो ये था आपका प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के बाद में एक माध्यमिक शिक्षा आएगी, फिर उसके बाद में उच्च शिक्षा। 10वां प्रश्न है उच्च शिक्षा के उद्देश्य बताइए। उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या है, यानी कि एम्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो आप देखिएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि विश्वविद्यालय का दायित्व मानवता, सहनशीलता, तर्क, विचारों के विकास तथा सत्य की खोज करना होता है। तो विश्वविद्यालय की शिक्षा का दायित्व क्या होता है? मानवता की खोज करें, सहनशीलता की खोज करें, तर्क के, विचारों का और विकास का, सत्य का, इन सभी की खोज करें, इन सभी के बारे में जानकारी ग्रहण करें। इसके अलावा जो है हेदरिंगटन ने अपनी पुस्तक दी सोशल फंक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय का कार्य ज्ञान के रूप में उसका व्यापक रूप से अन्वेषण किया और कहा कि जो मानव संस्कृति के विचित्र क्षेत्रों में विकास एवं उन्नति में सहायक होता है वही यूनिवर्सिटी होती है, वही विश्वविद्यालय होता है। और इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का संकलन करना, खोज करना और उसका प्रसार करना होता है। तो इस प्रकार से विश्वविद्यालय शिक्षा के कई सारे उद्देश्य हैं। राधा कृष्णन साहब कहते हैं इसके उद्देश्य को लेकर के, राधा कृष्णन आयोग जो है आया, उस आयोग यानी 1952-53 ईस्वी के आसपास राधा कृष्णन आयोग आया। उस आयोग के अंतर्गत ये बताया गया, उच्च शिक्षा का उद्देश्य कहा गया। पहला उद्देश्य बताया जो है राधा कृष्णन आयोग के द्वारा कि छात्रों के व्यक्तित्व एवं सर्वांगीण का विकास करना, इसका उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य छात्रों में नैतिकता का विकास और जो है सदाचार का, आदर्श नागरिकता, इन सभी का विकास करना। तीसरी बात हायर एजुकेशन की ये बताई इन लोगों ने कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए कुशल नागरिक तैयार करना। इसके अलावा सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करने के लिए। इसके अलावा बात की जाए तो विभिन्न व्यवसायों, वाणिज्य, कृषि उद्योग, राजनीति, प्रशासन, इनके लिए छात्रों को प्रशिक्षण देना। तो ये तमाम प्रकार के जो कार्य थे ये उद्देश्य रखे गए थे उच्च शिक्षा के, जो कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिए गए। इसके अलावा कोठारी आयोग की बात की जाए तो उसने भी अपने हिसाब से, कोठारी आयोग कब आया था? 1964 से 1966 ईस्वी की बात है, उसी समय में आया था। और उच्च शिक्षा के उद्देश्य के बारे में कोठारी आयोग के द्वारा बताया गया कि अध्यापकों एवं विश्वविद्यालय जो विद्यार्थी हैं उनमें तथा उनके माध्यम से समस्त समाज में सत्य जीवन के लिए आवश्यक मूल का विकास करना, इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य बताया उच्च शिक्षा का कोठारी आयोग ने कि शिक्षा के द्वारा समानता व सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना तथा सांस्कृतिक व सामाजिक विभिन्नताओं को खत्म करना, ये रखा गया। तीसरा जो बताया गया, नवीन ज्ञान की खोज करना, सत्य की प्राप्ति के लिए निडर होकर के कार्य करना एवं नवीन जागरूकताओं जो ज़रूरतें हैं नई नई और जो अन्वेषण है उनके संदर्भ में प्राचीन ज्ञान का विश्लेषण करना, ये कोठारी आयोग के द्वारा कहा कि उद्देश्य रखा गया उच्च शिक्षा का यानी हायर एजुकेशन का। इसके अलावा चौथा उद्देश्य ये रखा गया कि जीवन के सभी क्षेत्रों में उचित नेतृत्व करना,
इसके लिए प्रतिभावान युवकों को खोजकर उनमें मानव शक्ति, उनमें अभिरुचि, उनमें सुप्रवृत्ति और नैतिकता का विकास किया जाए। इसके अलावा पाँचवा बताया गया इसके अंतर्गत कृषि, कला, चिकित्सा, विज्ञान व तकनीकी या फिर जो अन्य व्यवसाय हैं उनमें निपुण और प्रशिक्षित नागरिक तैयार करना। ये सब जो है ये सब कोठारी आयोग के द्वारा बताया गया उच्च शिक्षा का उद्देश्य। तो इस प्रकार से ये सब उच्च शिक्षा के उद्देश्य थे। दोस्तों अब यहाँ पर अगर हम इसके बारे में अभी और समझेंगे तो थोड़ा सा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं आने वाले समय में इन प्रश्नों के उत्तर को भी आपको बता दूंगा, तो आप लोग इसको लेकर के तैयार रहिएगा। आइए पहले हम प्रश्नों को देख लीजिएगा, आपकी सीरीज में मिले तो आप इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं और मॉडल पेपर दूंगा तो उसमें इन प्रश्नों को बताने का प्रयास करूंगा। केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, 8 प्रश्न आपको लघुत्तरीय में मिलेंगे खंड बा के। अच्छा, जो मैंने इसमें उत्तर बताया जो है जो 10 आते लघुत्तरीय प्रश्नों के, इसमें मैंने विस्तार से हर चीज़ को समझा दिया ताकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव में लिखे जो है चाहे पूछे, चाहे लिखित से पूछे और चाहे दीर्घ उत्तरीय में पूछे, मतलब कि लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय किसी प्रकार का प्रश्न पूछे तो आपने कुछ जानकारी अगर प्राप्त कर ली तो उसी को लिख देंगे तो आपका दीर्घ उत्तरीय बन जाएगा। थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिख दीजिएगा बस। ओके, तो खंड बा में आप देखिएगा 200 शब्दों वाले प्रश्न आते हैं, 200 शब्दों में लिखना पड़ेगा इनको। इस प्रश्न के उत्तर को देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विद्यालय का अर्थ और परिभाषा बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो विद्यालय का अर्थ और परिभाषा हम जानेंगे आने वाले समय में। ओके, इसके अलावा तीसरा आपका प्रश्न है कि उच्च शिक्षा की समस्याएं एवं उनका निराकरण कैसे होता है, इस पर प्रकाश डालिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये उच्च शिक्षा की कई सारी समस्याएं, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, इन सभी की समस्याएं हैं और इनकी समस्याओं को और उसके उपाय को लेकर के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, खास करके लिखित वालों में। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा देखिएगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के विचार पूर्ण विषय और उद्देश्य बताइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, आप परेशान ना होइएगा बिल्कुल भी कि सर जी ने बताया नहीं, समय नहीं और तबीयत भी मेरा थोड़ा सा डाउन है, इसीलिए आपको आज एक ही घंटे पर मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, लेकिन मैं आगे और भी आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर को शिक्षा यानी कोठारी आयोग, शिक्षा आयोग को ही कोठारी आयोग कहा जाता है। इसका मूल्यांकन को लेकर के प्रश्न जरूर आएगा, इसको ध्यान में रख करके पढ़ लीजिएगा। हायर एजुकेशन का उद्देश्य तो मैंने बता दिया, शिक्षा आयोग के द्वारा जो दिया गया था। सार्जेंट योजना क्या, यानी जो सार्जेंट प्लान है इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसका उद्देश्य आपसे खास करके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सेंट्रल आयोग का जो गुण है और दोष है इसको बताना था। इसके अलावा हंटर आयोग जो आया था इसका मूल्यांकन करने को लेकर के प्रश्न, तो ये सब प्रश्न ध्यान रखिएगा। सेंट्रल आयोग के गुण और दोष बताइए, हंटर आयोग का मूल्यांकन कीजिए, ये सब प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में मैं आपको बताता रहूँगा। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं इनको केवल 2 करने होते हैं। खंड सा में 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना होता है। देखेंगे पहला प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, इसको अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है तो आप हमारा जो चैप्टर 1 मैंने पढ़ाया उसको देख लेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से उसमें मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। ओके, वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे, वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, यह आपसे पूछा गया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न, आपके परीक्षा में जरूर आएगा। ओके, तो इसको देख लीजिएगा चैप्टर नंबर 1। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था का उल्लेख करिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। ओके, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन के कारणों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो है 13वां प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग जो 1948 से 1949 ईस्वी के आसपास का है, इसकी जो संस्तुतियाँ की गई प्रमुख रूप से उसका वर्णन करने को लेकर के। वहीं अगला प्रश्न आपसे आ सकता है, आचार्य राममूर्ति समिति की रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर अपनी सीरीज वगैरह में मिले तो पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने आज 10 आते लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को आपको विस्तार समझा दिया। आप लोगों ने अगर उसको सही तरीके से नहीं जान पाए हैं तो एक बार फिर से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, हो जाएगा आपका समाजशास्त्र का मॉडल पेपर आपके लिए। जो है मैं सोच रहा हूँ कि आज रात के 9 बजे से क्लास आपकी आ जाए, तो अभी देखते हैं जिस प्रकार से होता है उस हिसाब से हम करते हैं। ठीक है, अगर चल रही होगी और शायद क्लास चल ही रही हो, ओके, तो आप देख लीजिएगा इसको। इसके अलावा ये समाजशास्त्र का मॉडल पेपर लिखित टाइप का। इसके अलावा होम साइंस का मॉडल पेपर आपका कल ही आया है, आप लोग देख लीजिए जो होम साइंस लिए हों। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, लिखित टाइप का पेपर बताया गया है। इसके अलावा प्राचीन इतिहास का लिखित टाइप का मॉडल पेपर, इसमें भी आप देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मनोविज्ञान का लिखित मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें विस्तार से समझाया गया है। अच्छा, इन सभी में लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय दोनों के उत्तर को मैंने बताया है, चाहे जितने भी मॉडल पेपर रहे हों। लेकिन अभी शिक्षा शास्त्र में मैंने लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर को नहीं बता पाया हूँ, थोड़ा सा तबीयत डाउन है इस वजह से। बाकी
मध्यकालीन इतिहास देख लीजिएगा, कार्यालयी हिंदी कंप्यूटर का यानी कि हिंदी साहित्य का जो सेकंड सेमेस्टर वाले छात्र छात्र हैं उसका लिखित मॉडल पेपर 2 मॉडल पेपर अवेलेबल हैं। इसके अलावा भूगोल का अवेलेबल हो चुका है लिखित मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव भी सबके अवेलेबल हैं। राजनीति शास्त्र का देख लीजिएगा आप सभी लोग, सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।